लास्ट क्लास में यस क्या मैम। पढ़ाए थे? यस मैम। ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे ना इकोनॉमिक पॉलिसी के? यस मैम। ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है आप लोग के सिलेबस में, तो आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं कि आपके देश में जो बेरोज़गारी की जो समस्या है वो कितनी ज़्यादा है, और ये घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। इसके कई सारे रीज़न हैं। ठीक है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमी पढ़े हैं लास्ट ईयर में, तो आपने देखा होगा कि जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रही है निरंतर। अगर इस कोरोना टाइम को छोड़ दें तो ठीक है, तो जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, रोज़गार सृजन है, उस पर जीडीपी ग्रोथ का कोई पॉजिटिव असर, या कहे कि जितना असर दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या लैकुना है पॉलिसी मेकिंग की, ये सारी चीज़ें इन सब में इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले कंटेंट में कवर होगा। ओके। सो ये बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। फाइन। तो आप लोग हेडिंग डालिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहले तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक। तो एक ट्रिकल डाउन का सिद्धांत भी आपने सुना है, कई बार मैं बोलती रहती हूँ ट्रिकल डाउन। ये क्या कहता है कि जब जीडीपी ग्रोथ होगी, या जब जीडीपी का लेवल जब बढ़ेगा, तो इसका बेनिफिट सारे सेक्टर में जाएगा। और सारे सेक्टर में जाने से क्या मतलब है कि हर जगह इनकम का या आय का प्रवाह होगा। ठीक है। मनी को हम क्या मानते हैं, एक जो अगर आपने फिजियोक्रेसी पढ़ी है, थॉट के बच्चे जानते होंगे कि मनी को एक नहीं, मनी को ब्लड की तरह माना गया है, जो कि अर्थव्यवस्था रूपी बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करता है, जिससे कि बॉडी हेल्दी रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो मनी है आय के रूप में अर्थव्यवस्था में हर सेक्शन में जब जाएगी, तभी वो अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी, हेल्दी होगी। हर सेक्शन के पास अपने अपने जीवन को जीने के लिए पर्याप्त साधन होंगे। और ये सब कैसे होगा? जब जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है। कई सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है। तो ट्रिकल डाउन क्या कहता है कि जीडीपी में ग्रोथ हो। ठीक है। इससे क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जीडीपी है और यहाँ पर जॉब क्रिएशन है, तो दोनों के बीच में किस तरह के संबंध की बात हो रही है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करें और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जीडीपी लिखें एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकल पे एम्प्लॉयमेंट,
तो दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। मतलब कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। जीडीपी अगर बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होनी चाहिए। कितनी वृद्धि होगी कितनी नहीं होगी ये अलग बात है। मतलब कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर राष्ट्र का आय का स्तर बढ़ रहा है, एग्रीगेट इनकम बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। बिकॉज इनकम क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स और जो वैल्यू और जो प्रोडक्ट्स है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, क्योंकि इसमें लेबर लगा होता है, लेबर इसमें एक्सपेंड होता है या खर्च होता है। मतलब कि लोग काम करते हैं तभी ये जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो जब लेबर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे आर इन सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। किसी न किसी ने उन्हें एम्प्लॉयमेंट पर रखा हुआ है, रोज़गार पर रखा हुआ है, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब काम हो रहा है तभी प्रोडक्शन हो रहा है, तभी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, या अगर एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, है ना। एक हम इस तरह से भी फ्लो देख सकते हैं कि इनकम है तो ऑक्यूपेशन है, और लोग अगर काम में लगे हैं तभी इनकम जनरेट होगी या प्रोडक्शन होगा, है ना। लोग अगर काम ही नहीं करेंगे किसी देश में तो वहाँ थोड़ी इनकम जनरेट होगी। तब फिर रहिए आप लोग जंगल में और कहीं भी, बस अपना एक दो सेब या जो भी कुछ है मिले नेचर से खा लीजिए, ठीक है। तो नो इनकम। तो लोग अगर, जैसे कि आज के टाइम पर जिस हिसाब से एडवांस्ड और इंट्रिकेट सोसाइटी है, मार्केट्स है, वहाँ पर बार्टर सिस्टम से लोग अब मनी एक्सचेंज पर अपना काम या दिनचर्या चलाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ओके। तो नाउ डिस्पाइट ऑफ ऑल these growth in income, ठीक है, and the growth in GDP level in India, क्या देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में इतनी वृद्धि नहीं हो रही। एक सेकेंड, ओके। तो जीडीपी में वृद्धि होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है उस हिसाब से जितना कि होना चाहिए, ओके। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है अगर, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है किसी सोसाइटी में। एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है हमारे समाज का, वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे स्लम एरिया देखे होंगे आते जाते। इलाहाबाद में जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आउटर पर जब स्टेशन रुकती है तो वहाँ पर भी दिखता है, यमुना के पास में। तो आपने देखा होगा कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी मिजरेबल काइंड ऑफ है। जो हम कहते हैं कि बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, वो भी ठीक से उनको नहीं मिल पाती है। और जो लिविंग कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और हेल्थ इश्यूज़ के ख़राब होने की काफ़ी संभावनाएं वहाँ रहती हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अल्टीमेटली पूरे समाज को अफेक्ट करता है
कि कहीं एक कोई चीज़ हो रही है तो उसका अफेक्ट सिर्फ वहीं पे लिमिटेड रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कोरोना के टाइम पर आपने खुद ही देखा कि किस तरह से एक जगह से वो वायरस उठ के पूरे विश्व में फैल गया। तो अगर कहीं पर डिज़ीज़ के पनपने की चांसेस हैं तो वो जहाँ पर मान लीजिए हमने बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है या कोई अर्बन लोकेलिटी है वो बहुत ठीक है, मतलब अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस प्रभाव से, उस दुष्प्रभाव से अछूते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और कल्याणकारी गवर्नमेंट है, पॉलिसी है, तो ये उनका काम है कि इस तरह के जो फिनोमेना है या जो सामाजिक दृश्य है, परिस्थितियां हैं, उसको पनपने से, उसको वृद्धि करने से रोके, उसको बढ़ने से रोके। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये स्टेट की अर्थात गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एक तरह से। ठीक है, अदरवाइज़ फिर गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही ना करे, फिर आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दीजिए सब कुछ, आप मत करिए कुछ। यहाँ एक टेबल बनाते हैं, जीडीपी ग्रोथ या मैम हाँ हाँ बोलिए। मैम एक क्वेश्चन है मैम, क्या मैम ऐसा भी पॉसिबल है क्या मैम, जीडीपी ना बढ़े पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए? जीडीपी ना बढ़े पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ऐसा देखिए, अभी तो जीडीपी बढ़ रही है तब भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, और ऐसा तब संभव हो सकता है, यस मैम। हाँ, जब अगर आपका जो वेज फंड स्थिर है, मान लीजिए आपने कहा जीडीपी ना बढ़े, और वेज जीडीपी को हम वेज फंड अगर मान ले या इस तरह से, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा कि जो वेज रेट है उसमें अगर कमी हम कर दें तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये है, मान लीजिए यही जीडीपी लेवल है, और इस पे एम्प्लॉयमेंट मिला है 10 लोगों को, एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ गई वो 20 लोगों की हो गई, जो लेबर फोर्स है वो 20 लोगों की हो गई, इसमें वेज रेट कितना है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब अगर इसमें हम 10 रुपीज। हाँ, अगर हमको 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है इसी जीडीपी के स्तर पर, ठीक है, तो फिर वेज रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट तो हमने कह दिया बढ़ गई है, लेकिन जो वेज रेट है वो आपका कम हो जाएगा अगर जीडीपी के स्थिर रहने पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना हो तो। क्लियर? तो पॉसिबल है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन यस मैम। डेफिनेटली जो रेम्यूनरेशन है या जो वेज है उसे तो कम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगी, आपकी सैलरी में कटिंग होने लगेगी और तमाम सारी सुविधाओं में गिरावट आने लगेगी। ठीक है, हमारी जो कंट्री है उसमें भी यही है कि पॉपुलेशन यस बहुत, मैम। हाँ, बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इनकम कम है। पॉपुलेशन बढ़ेगी और जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, इनकम में और क्या कहेंगे, कमी होती जाएगी। कोरोना की वजह से देखिए जीडीपी में काफ़ी गिरावट आई, तो बहुत सारी जगह पर क्या हुआ, जो सैलरीड पर्सन थे उनकी सैलरी में कमी की गई है, की गई थी कि नहीं की गई थी? यस मैम। हाँ, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनकी तो जॉब पर ही और प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब जो भी वो काम करते थे उसमें उनको काफ़ी सारा घाटा उठाना पड़ रहा था। ओके, तो ये टेबल बनाइए, जीडीपी ग्रोथ ईयर, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी।
जीडीपी में वृद्धि दर वर्ष, रोजगार सृजन में वृद्धि और रोजगार की लोच। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ 4.7% थी 1972-1983 में, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी 2.4%। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी 0.52। ठीक है, और 1983 से 1994 में ये हुई आपकी 5%, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ था आपका 2%, और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी 4.1%। फिर 1994 टू 2005 तक जीडीपी ग्रोथ हुई आपकी 6.3%, बट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ था वो और गिर गई, 1.8% हो गई। फिर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अगर देखें तो इट रिड्यूस्ड टू 0.29, and then in 2011 to 12 GDP growth was 8.5% and employment generation was 0.5%, और employment elasticity was almost 0। ठीक है, तो जहाँ हम कह रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ अगर है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ना चाहिए एक हिसाब से। बट अगर हम डेटा देखें तो 1972 में जहाँ पे 4.7 थी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, 2.4 था एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, 0.52 था, तो हम देखेंगे कि ग्रोथ तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ उल्टे घट रही है। तो एक तरह से हमको नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है या नेगेटिव टेंडेंसीज दिख रही है। ये भी गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ गिर रहा है, अगर इलास्टिसिटी के टर्म में देखें तो ये भी नीचे जा रहा है। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट करता है, और एक तरह का ये दिखाता है कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही स्ट्रक्चरल या आधारभूत संरचनात्मक प्रॉब्लम है या कमी है। ठीक है, अच्छा, तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है या अर्थात जीडीपी का स्तर बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट या सीधा सीधा जो इसका परिणाम होगा वो क्या है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा असमान होता जा रहा है, बिकमिंग अनइक्वल कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये लगातार अनइक्वल होता जा रहा है, मतलब जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास धन का केंद्रीकरण होता जा रहा है, या जो जीडीपी का जो हिस्सा है उनके पास केंद्रीकृत होता जा रहा है, और जो लोग हैं बाकी जो अदर सेक्शन है, ख़ासतौर से लेबर क्लास जो है वो और ज़्यादा डिप्राइव्ड होता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि आज के टाइम पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस को हम दो तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। एक तो बाय द ट्रेडिशनल मेथड बाय एम्प्लॉइंग लेबर्स और बाय मशीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो रहा है तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम लेबर को एम्प्लॉयमेंट दें तभी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है। जो कैपिटलिस्ट है
वो क्या चाहेगा कि उनका जो काम है, बिजनेस है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और कम से कम वेज देना पड़े। ठीक है, लेबर्स एम्प्लॉय करेंगे तो वेज देना होगा इनको, और इसी तरह से जॉब क्रिएशन होगा, है ना। लेबर्स को हम एम्प्लॉयमेंट पे रखेंगे तभी तो जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इनको वेज देना पड़ रहा है इनको। ठीक है, और आज के टाइम पर जो लेबर क्लास है वो इतना असहाय तो है नहीं। ठीक है, उनके पास क्या है, लेबर यूनियंस हैं, ठीक है, जो इनके हक के लिए लड़ते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट या जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर या जो क्या कहते हैं, क्लासिकल टाइम तो चल नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस को आज के टाइम पर, टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं बहुत आगे बढ़ चुकी है और निरंतर बढ़ती जा रही है, तो आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैपिटलिस्ट के पास, नाम से ही पता चल रहा है, इनके पास ढेर सारा कैपिटल है, तो दे कैन एम्प्लॉय मशीन्स फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आसानी से। ठीक है, तो इसमें भी इनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ज़रूर, लेकिन मशीन्स डेफिनेटली डोंट हैव एनी लॉबी और यूनियंस, है ना। ये जो कैपिटलिस्ट हैं वो मशीन्स को अपने इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली दे विल नॉट मेक एनी आर्ग्यूमेंट। और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आप जानते हैं कि वो मल्टीपल में है, लेबर से कई ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी। तो वन टाइम आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको प्रोडक्शन में कई वर्षों तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट जो है मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें अभी सिर्फ, ठीक है, तो एक मशीन कई सारे लेबर्स को रिप्लेस कर सकता है या प्रतिस्थापित कर सकता है, बिकॉज यू नो कि मशीन्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए एक मशीन जो है 100 लेबर्स का काम कर देता है एक दिन में। ठीक है, तो जो 100 लेबर्स हैं ये तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा अगर कैपिटलिस्ट अपने पे आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज़ जो है कि आपने मशीन लगा लिया, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए दिस इज़ ओके, बिकॉज वहाँ पर क्या है, इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाते हैं, है ना, मशीन्स का एम्प्लॉयमेंट करना मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो अगर ये अपनाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर पॉपुलेशन ही नहीं है। लेकिन हमारी जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर इतना बड़ा पॉपुलेशन है, एंड वी आर गोइंग टू बी परहैप्स द फर्स्ट और द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फ्यू ईयर्स, रिप्लेसिंग चाइना। ठीक है, तो हम ये मशीन और ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमारे लिए अपनाना पूरी तरह से फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं इस तरह से अनएम्प्लॉयड। ओके, तो कहाँ बात हो रही थी कि प्रोडक्शन प्रोसेस है जो कैपिटलिस्ट वो दो तरीके से अपना सकता है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा, है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं आती। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो यानी कि प्रोडक्शन की जो कीमतें होंगी उसको जब आप उनके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कैपिटलिस्ट की क्या होगी, आय होगी।
इनकी आय, और इनकी आय में से जब मजदूरी को माइनस करेंगे तभी इनका प्रॉफिट बचेगा, लाभ बचेगा या सरप्लस बचेगा। और कैपिटलिस्ट क्या चाहता है कि उसका जो सरप्लस है, प्रॉफिट है, वो अधिकतम करना चाहता है। तो कैपिटलिस्ट चाहेगा कि वो मशीन का सहारा ले जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा वो करता है तो डेफिनेटली जो अर्थव्यवस्था है उसमें बेरोज़गारों की संख्या में ज़रूर वृद्धि होगी, ठीक है। तो एक तरह से जो इंटरेस्ट है उसमें क्लैश है। एक तरफ हो गया आपका कैपिटलिस्ट सेक्शन, वर्ग, पूंजीवादी वर्ग है, और दूसरी तरफ है लेबर क्लास। तो इन दोनों के हितों में विरोधाभास है, अपोजिशन है। कैपिटलिस्ट इसे इंक्रीज़ करना चाहता है, लाभ को इंक्रीज़ करना चाहता है, और लेबर क्लास को क्या चाहिए, जॉब चाहिए और मजदूरी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्लैश है। तो इट डजंट मीन नेसेसरीली दैट इफ़ द इनकम इज़ इंक्रीजिंग, है ना, आय जो है वो बढ़ रही है। अभी हम सारा एग्रीगेट टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक का कंटेंट है। तो आय में वृद्धि होने का ये ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, ठीक है। अगर हमारी कंट्री, हमारी जैसे कंट्रीज़ में मशीन या जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इसे अपना लिया जाता है तो जॉब क्रिएशन में कमी आएगी, या कहीं पर भी आएगी, लेकिन वहाँ उतनी सिवियर नहीं होगी डेवलप्ड कंट्रीज़ में। लेकिन हमारी जैसी कंट्रीज़ में इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तभी देखिए गांधी जी जो है वो कहते हैं अपना काम खुद करो, मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना कि जो काम इंसान नहीं कर सकते हैं। अगर कोई काम इंसानों के द्वारा हो सकता है, मज़दूरों के द्वारा हो सकता है, तो उन्हें ही करना चाहिए, ठीक है। आप गांधीज़म में भी पढ़ सकते हैं इस बात को। एनीवे, उधर नहीं जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्लियरली देखा कि जो ट्रिकल डाउन की थ्योरी थी कि जीडीपी में वृद्धि होने से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जॉब क्रिएट हो जाएगा और इक्वली सारे सेक्शंस का विकास होगा, इट डिडंट प्रूव राइट, ठीक है। ये सही साबित नहीं कर सका अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट पेज खोल लेती हूँ। देखिए, एक दो लाइन लिखिए इसके उस टेबल के नीचे। उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि आर्थिक वृद्धि के बावजूद या लगातार आर्थिक वृद्धि के बावजूद रोजगार सृजन वृद्धि में रोजगार सृजन वृद्धि में लगातार कमी आती रही। लगातार कमी आती रही। रोजगार की लोच में भी, रोजगार की लोच क्या होती है अभी बताएंगे। रोजगार
की लोच में भी नाटकीय रूप से कमी आई। कृषि क्षेत्र में तो रोजगार की लोच ऋणात्मक हो गई। कृषि क्षेत्र में तो रोजगार की लोच वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान ऋणात्मक -0.42 हो गई। ओके, तो ऋणात्मक तक हो गई कृषि क्षेत्र में, यानी कि जो आय है या जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बजाय, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के बजाय और कम हो गई। ठीक है, ज़ीरो तक आपने पिछले टेबल में देखा था कि ज़ीरो तक हो गई थी ओवरऑल, लेकिन कृषि क्षेत्र में तो ये ऋणात्मक भी हो गई। ठीक है, यानी कि जो हमने फिगर ड्रॉ किया था पॉजिटिव कोरिलेशन वाला, वो कृषि क्षेत्र में नेगेटिव हो गया, उसका जो स्लोप है वो पूरा बदल गया। जैसे कि यहाँ बना देते हैं, जैसे डिमांड का कर्व होता है उस तरह से यहाँ एम्प्लॉयमेंट और यहाँ जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये तो बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में उल्टे कमी आती जा रही है। ओके, तो इसके बाद लिखिएगा एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के विभिन्न दौरों में रोजगार सृजन के रोजगार सृजन की सूचनाएं मिलती हैं। सबसे आखिरी एनएसएसओ दौरा 68वां था।
68वां था, जो कि 2011-12 में 11-12 में हुआ था। ठीक है, तो ये एक ऐसा संगठन था जो रोज़गार सृजन के डेटा प्रस्तुत करता था। ठीक है, 68वां दौरा या 68वां राउंड NSSO ने किया था और यह 2011-12 में हुआ था। उसके बाद से कोई ऐसी एजेंसी नहीं आई है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर इतने विस्तृत जानकारी और सटीक जानकारी देता हो। तो ये भी एक तरह का दुर्भाग्य है, ठीक है, कि आज की डेट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित जानकारी है वो ठीक से हम लोगों को दी ही नहीं जा रही है। ठीक है, तो जब जानकारी ही नहीं होगी तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी जो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो ठीक है, समझ रहे हैं बात। एनीवे, तो ओके, तो कुछ इसके बाद कुछ टर्म्स लिख लीजिए जो अभी बाद में कई बार आते रहेंगे। पहला है लेबर। हाँ मैम, हाँ, जो मैम आपने ये जो मैम एक फिगर बनाया है मैम, मैम एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी एग्रीकल्चर का, मैम ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या फिर मैम ये सभी जगह पे लागू होता है? लागू नहीं होता है ये, तो लागू तो वो वाला है जहाँ पे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप था। ये तो हमारे इंडिया में इस दौरान देखा गया 2005 4-5 से 11-12 के बीच में ये फिनोमेना मैम जैसे देखा गया। हाँ बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये मैम, इसको मैम जैसे मैम इसमें एम्प्लॉयमेंट जैसे मैम घटेगा और जीडीपी बढ़ रहा है, पर मैम ओवरऑल जीडीपी जो है मैम एग्रीकल्चर सेक्टर का वो तो मैम घट रहा है ना? नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी बढ़ रहा है, ये तो एक एक्स एक्सिस पे है। आप जब किसी दो चरों के बीच में संबंध देखते हैं तो कैसे देखते हैं? मान लीजिए ये जो वर्ष है यहाँ पर जीडीपी है आपकी कुछ होगी, अभी उसका डेटा तो नहीं है, मान लीजिए कुछ नो होगी। मैम, मैं ये कह रहा हूँ हाँ बोलिए। मैम, जैसे जीडीपी में जो मैम एग्रीकल्चर का हिस्सा है मैम, एग्रीकल्चर सेक्टर का मैम, वो तो घट रहा है ना? हाँ वो तो घट रहा है जीडीपी में, ओवरऑल एग्रीकल्चर का सेक्टर जो प्रतिशत है वो घट रहा है। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में तो बढ़ ही रहा है क्योंकि हर सेक्टर बढ़ रहा है। देखिए, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। अभी मैं ये ख़त्म कर लूँ तब मैं इसको समझा दूँगी, क्योंकि अभी फिर ये बीच में आ जाएगा। ओके, जो आप कह रहे हैं पहले लिख लीजिए। ओके मैम। हाँ पहले लिख लीजिए, श्रम शक्ति। श्रम शक्ति इसमें लिखिए 15 से 65 वर्ष के मध्य 15 से 65 वर्ष के मध्य ऐसे लोग जो या तो काम में लगे हैं अथवा काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें श्रम शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, श्रम शक्ति इज इक्वल टू
संख्या जो काम में लगे हैं प्लस बेरोजगार लोग। इसके बाद है ना, जो काम ढूंढ रहे हैं मतलब कि वो बेरोजगार हैं। दूसरा है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति, जो लोग या जिन लोगों को काम मिल गया है। अर्थात कार्य शक्ति इज इक्वल टू श्रम शक्ति माइनस बेरोजगार लोग। इसके बाद है बेरोजगार। तो बेरोजगार वो होंगे जिन्हें काम नहीं मिला है, अर्थात कार्य श्रम शक्ति माइनस कार्य शक्ति। फिर एक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति इंटू 100। फिर लास्ट है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, रोजगार की लोच। ये है रोजगार में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आप लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग। यस मैम। ओके, तो आप जो कह रहे थे कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है उसका शेयर कम हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा आप पाई चार्ट बनाते हैं जिसमें आज की डेट में सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा अराउंड 54% तक का हिस्सा है। फिर इंडस्ट्री का है और उसके बाद सबसे कम जो है अराउंड 14 to 17% अभी एग्रीकल्चर का परसेंट है। तो ये शेयर में कमी आ रही है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो वो तो बढ़ ही रहा है। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? शेयर में कमी आना अलग बात है। अगर मान लीजिए सर्विस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, इनकम जनरेशन है, उसमें वृद्धि हो जाए तो ये शेयर में कमी आ जाएगी, डिस्पाइट इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों अलग चीज़ है। निरपेक्ष टर्म में कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है
लेकिन शेयर में कमी आ रही है बिकॉज इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है उसमें वृद्धि हो रही है, कंपैरेटिवली ज़्यादा वृद्धि हो रही है इस वजह से। क्लियर? यस मैम। ओके ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा अभी जाना पड़ेगा, बाहर कुछ काम है, तो आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिएगा और फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा।